किताब वाला के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। पहलगाम होगा तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उसकी जिम्मेवारी ली। पहले तो जिम्मेवारी ले ली, फिर बयान देती है क्योंकि पाकिस्तान ने बोला होगा भी ये तो गड़बड़ होगी। फिर बयान देती है कि हमने एक इंटरनल ऑडिट किया है और उस इंटरनल ऑडिट में ये पता लगा है कि ये पहलगाम जो है हमने नहीं किया है। उनमें पीएम थे, उनमें एनएसए थे, उनमें सीडीएस थे और तमाम सर्विस चीफ्स थे। क्या हो रहा था उन मीटिंग्स में सर, प्लीज़ बताइए इस बारे में। तो ये 15 दिन में एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट एक्टिविटीज आर हैपनिंग। वो 9 टारगेट चुनने की कहानी क्या है सर? 2 एयरफोर्स के थे, 7 आर्मी के थे जी। और जो आर्मी के टारगेट थे वो ऊपर वाले 7 थे और मुरीद के एंड बहावलपुर जो है वो एयरफोर्स के थे। पाकिस्तान की कैजुअलिटी जो उन्होंने 14 अगस्त अपनी स्वतंत्रता दिवस पे 138 जवान और ऑफिसर्स जिनको उन्होंने शहीद बोला जी, 138 को बहादुरी के तमगे दे रहे हो, ये लड़ाई में शहीद हो गए, तो इसका मतलब जिनको तमगे नहीं मिल रहे तो वो अगर नफरी कर गया तो इसका मतलब कैजुअलिटी आपकी 400-500 के करीब होगी। भारत ने कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं दिखाया जो ग्लोबल नैरेटिव बन रहा था उसको लेकर, ऐसा भारत की पूर्व विदेश सचिव का कहना है। और ये ज़रूरत है क्योंकि आगे की लड़ाई में आप जीतो या जो भी हो, नैरेटिव की लड़ाई में जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पाकिस्तान बोलता है 50, 60, 70, सबूत कहाँ है, फ़ोटो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, सैटेलाइट इमेजरी कहाँ है। जंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रही थी, नैरेटिव बिल्डिंग कहीं और हो रही थी। 4 दिन लड़ाई होती है और 4 दिन के बाद में एक देश घुटनों के बल आके कहता है कि मुझे सीज फायर चाहिए। आप जंग में जा रहे हो, 5 स्टार में खाना खाने तो नहीं जा रहे। किताब वाला के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। बहाना है एक किताब का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इसको लिखा है भारतीय थल सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस उर्फ टाइनी ढिल्लों ने हमारे साथ मुखातब होंगे। वो इस पूरी बातचीत में हमें बताएंगे कि उस रात हुआ क्या था, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की मीटिंग में क्या तय हुआ कि कैसे जवाब दिया जाएगा, किस तरह की आर्टिलरी शेल्स का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या एंटिसिपेट किया गया, पाकिस्तान का क्या प्लान था जो हमें पहले से पता था, वो 9 टारगेट जिनकी छेद वाली तस्वीरें हम लगातार देखते रहते हैं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था, पाकिस्तान ने कॉल करके जब सीज फायर की मांग की तो हमने किस आधार पे अपने जवाब चुने थे। इन सारी बातें करेंगे इस किताब के आधार पे जिसे छापा है पेंगुइन वीर ने, और इसको आप खरीद सकते हैं 599 में। ई बुक भी अवेलेबल है, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। ये ऑर्डर करें, रसास्वादन लें। कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया, एकदम फिट। बुक का प्रमोशन चल रहा है, व्यस्त हैं उस चक्कर में? नहीं, मैं ज़्यादा प्रमोशन करता नहीं हूँ, लेकिन बुक खुद के ऊपर चल रही है और अच्छा रिस्पॉन्स है। सर मैं इस किताब पे तो बात करूंगा ही और किताब के आसपास भी आपसे बात करूंगा। मेरा मेरे अंदर एक जिज्ञासा है। आपने किताब में लिखा है कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था उसके 2 या 3 दिन पहले ही आप वहाँ पर थे और वहाँ से लौट कर आए थे। और मैं जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ 6 और 7 मई की दरमियानी रात, उसकी सूचना आपको कब मिली? जब ऑपरेशन सिंदूर जहाँ 6 और 7 की रात को जब हुआ, तो 6 की इवनिंग को मैं दिल्ली आया था। अच्छा, कहाँ से? तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया था और 6 और 7 की रात को मैं यहीं पर ही था। तो जब रात को हमला हुआ तो किसी जर्नलिस्ट ने ही मेरे को कॉल किया था और मैं उसकी सूचना मुझे वहाँ से मिली। अच्छा, रात को ही फ़ोन आ गया था? हाँ, रात में फ़ोन आया था तो उसी टाइम पे। और फिर आपने अपने चैनल्स वगैरह पे बातचीत की होगी अपने दोस्तों यारों के बीच में जो आपके ग्रुप्स होंगे? बिल्कुल, वो तो होता ही है कि कंफर्मेशन तो ज़रूरी है। बस इतना ही हुआ। ज़्यादा नहीं बताएंगे। जी हाँ, ज़्यादा बुक में है। मेरी एक और जिज्ञासा थी कि इसमें कई सारी चीज़ों का ज़िक्र है कि कैसे पहलगाम के बाद तुरंत रीइंफोर्स करने को कह दिया गया था, सैंडबैग्स को रीइंफोर्स कर लो और घातक यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया था।
लेकिन कई सारी सूचनाएं ऐसी होंगी, ऐसा ऐसा मेरा सामान्य ज्ञान कहता है, जो शायद आर्मी भी ना चाहती हो कि वो अभी इतनी परिपक्व हैं या इतने मैच्योर नहीं हैं कि इनको जनता के बीच रखा जाए, आम लोगों के बीच में किसी किताब की शक्ल में रखा जाए। कितनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको रिडैक्ट करनी पड़ी अपने दोस्तों, अपने सीनियर्स के कहने पे, कैसा कुछ हुआ था? देखिए, दोस्तों, सीनियर्स, वेटरन्स या एक्सपर्ट से भी बातचीत है, वो तो एक बात है। ये किताब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस और एडीजी स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन, तीनों ने इस किताब को वेट किया है हाँ। और अप्रूव किया है। तो इसमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिडैक्ट हुई, मतलब जिसको हमने नहीं लिखा इसमें, क्योंकि वो अभी भी क्लासिफाइड है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन, एज अ रिस्पॉन्सिबल वेटरन, ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लिखूँ, खास करके जबकि मैं डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुका हूँ, 15 कोर कमांडर रह चुका हूँ, मुझे बहुत कुछ मालूम है। लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं, वो मेरे साथ किताब में जाएंगी, वो ना किताब की शक्ल में ना बातचीत की शक्ल में, कभी बाहर नहीं आएंगी। और ये हमारा एक धर्म है, ये धर्म है, जो ड्यूटी है। क्योंकि वो क्लासिफाइड इस वजह से कि जी, वो ना आए। बिल्कुल देश हित में। सर एक बात बताइए कि इस किताब में तो मैं पढ़ ही रहा था कि आपने जब पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक के बाद एक ओपन टेरेन की हम बात करते हैं, पुलवामा जिस जगह पर अटैक हुआ तो वो चारों ओर देखिए तो पूरा खुला मैदान आपको खुला दिखता है, और पहलगाम जहाँ पे बैठता है वो एक ट्रेचरस विडो है, बड़े टेढ़े दुर्गम रास्ते हैं, आसपास पहाड़ियाँ हैं। तो जो ऑप था पोस्ट पुलवामा ऑप में, जिसको आपने तो बहुत करीब से देखा है, और इस पोस्ट पहलगाम ऑप को, उन दोनों को करने में क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, पुलवामा के बाद के ऑपरेशन और पहलगाम अटैक के बाद के ऑपरेशंस को देख के? देखिए, जब पुलवामा हुआ, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीर जी। गति को प्राप्त हुए, 14 फरवरी को पुलवामा होता है, और उसके करीब शाम को 3 साढ़े 3 बजे, और उसके 100 घंटे के अंदर अंदर, मैं कोर कमांडर था वो जी। उस टाइम पे, और मैं सिर्फ 4 दिन पहले 10 फरवरी को ही कोर कमांडर बना था, और 14 फरवरी को पुलवामा होता, 100 घंटे के अंदर अंदर 18 फरवरी की शाम से पहले जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था, जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था जी। कामरान पाकिस्तानी नेशनल था, गाजी उसका कोडवर्ड था। तो 100 घंटे के अंदर अंदर हमने उन लोगों को ख़त्म कर दिया था, उन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था। और मैं खुद कोर कमांडर था, मैं खुद ऑपरेशन को चिनार कोर कमांडर। जब पहलगाम हुआ और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव होते होते बहुत देर हो गई। बुक में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र है जी, दाची गांव में जो हुआ था, दाची गांव में जो हुआ था। तो बहुत से लोगों ने इस बात के ऊपर सवाल भी उठाए कि अभी तक वो टेररिस्ट को मारा क्यों नहीं है, वो टेररिस्ट शायद वापस पाकिस्तान चले गए, यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है। तो मैंने किताब में इस बात का जवाब दिया है, काफ़ी गहराई से जवाब दिया है कि वाई पुलवामा एंड पहलगाम वर डिफरेंट। किसी भी ऑपरेशन के लिए कुछ एक जो बेसिक है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। पुलवामा, जैसे कि आपने बताया, एक घाटी के अंदर समतल जगह के ऊपर था, एक सड़क के ऊपर पुलवामा हुआ। आसपास गांव थे, छोटी ढानियाँ थी, लोग थे, और वहाँ पे जो भी कोई चलता है वो दिखता है, और जो भी कोई कम्युनिकेशन करता है, लाइन ऑफ साइट रहती है, मोबाइल कम्युनिकेशन करता है, वो इंटरसेप्ट होती है। कोई भी दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर खुलती है तो उसकी इंटरसेप्शन हो जाती है। लोग देखते हैं कि ये ग्रुप अभी यहाँ पर था, कल वहाँ चला गया, गांव से गांव, तो खबर आती है। और ट्रुप्स जो हैं डेली उस एरिया में ऑपरेशन करते हैं, उनको टेरेन की जानकारी बहुत अच्छी है, और टेरेन से भली भांति वो, जिसको हम कहते हैं कि दे आर अलाइंड विद द टेरेन। ये सब चीज़ें ऑपरेशन को सक्सेस करने में काम सहायता देती है। अभी पहलगाम में क्या था, पहलगाम में सड़क से करीब 40-45 मिनट 1 घंटे की फिजिकल ट्रैकिंग करके बायसारन वैली है, कोई गाड़ी नहीं आती, रीइंफोर्समेंट जल्दी पहुंच नहीं सकती, रिएक्शन हो नहीं सकती। बायसारन वैली एक छोटा सा मीडो है, एक छोटा सा घास का मैदान है, और चारों तरफ बहुत घने जंगल है। आसपास कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे लोग बसते हो, छोड़ के पहलगाम टाउन को। तो वहाँ पर पुलवामा में इलाका समतल था, सड़क थी, आसपास लोग थे, लाइन ऑफ साइट क्लियर थी। यहाँ पर सड़क से दूर है, आसपास लोग नहीं है, जंगल है,
मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत ख़राब है, इसीलिए खबर आते आते भी टाइम लगा। और एक बार आप वो कांड करके आप जंगल में घुस गए तो फिर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मॉनिटर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आसपास गांव नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा, तो जो फिजिकल जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आती है वो भी नहीं आ पाती। और क्योंकि इस इलाके में कभी ऐसी दहशतगर्दी की हरकत पहले हुई नहीं काफ़ी समय से, तो ट्रुप्स का जो है उस एरिया का जो ऑपरेशन करने का तरीका है, इलाके की जानकारी, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और जब आपने वो घटना को अंजाम दे के आप जंगल में घुस गए, उसके बाद में जब आपके कोई पीछा कर रहा है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन जंगलों में मैं एज ए कैप्टन चला हुआ हूँ। अच्छा, गाचीगाम के फॉरेस्ट जहाँ पे ऑपरेशन महादेव श्रीनगर के पास है। श्रीनगर के पास है, मैं उस एरिया में चला हुआ हूँ पैदल। ये जंगल जो है प्राइमरी फॉरेस्ट, सेकेंडरी फॉरेस्ट और टर्शरी फॉरेस्ट, अच्छा, यानी कि बड़े पेड़ हैं पाइन के, वो प्राइमरी फॉरेस्ट हो गए। प्राइमरी फॉरेस्ट हो गए। उसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो पाइन के ही बीज गिरे सदियों से या सालों से, और वो ही उगे, वो दोबारा उग रहे हैं। अगर पहले वाले की हाइट 100 फुट है तो दूसरे वाले की जो है वो सेकेंडरी फॉरेस्ट जो 20, 25, 30 फुट तक है, और नीचे झाड़ियाँ हैं। क्योंकि इन जंगलों में ना कोई जानवर आता है ना कोई इंसान आता है, तो जो इंसान जाते हैं जलाने के लिए लकड़ी उठाते हैं तो जंगल का जो सतह है वो क्लियर हो जाती है। जानवर आते हैं तो वो चरते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, तो जो श्रब्स या छोटी मोटी बुश जो है, झाड़ियाँ हैं, वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वो भी हैं। तो ऐसी ऐसी जगह हैं कि अगर आप एक के पीछे एक चल रहे हो और 2 मीटर से वो आदमी आगे निकल गया, नहीं दिखेगा, तो आपको दिखेगा नहीं, आपको आवाज़ लगानी पड़ती है। वहाँ पे ऐसे इलाके हैं उस जंगल में जहाँ पे सूरज की किरणें इतिहास में कभी टच ही नहीं की ज़मीन के ऊपर, कैनोपी इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो जो सर्विलेंस हम एरियल मीन से करें, ड्रोन से या सैटेलाइट या किसी से भी, वो भी मुश्किल है। जो सर्विलेंस हम इलेक्ट्रॉनिक मीन से करते हैं, जिसकी लाइन ऑफ साइट होती है, कि लाइन ऑफ साइट मीन्स आपको नज़र से दिख रहा है, तो फिर आप उसका बाइनोकुलर या कोई भी चीज़ इस्तेमाल, दूरबीन, वो भी मुश्किल है। जो मोबाइल के इंटरसेप्शन है, क्योंकि मोबाइल की कवरेज ही नहीं होने एरिया में, तो टेररिस्ट ना तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है, अगर करेगा भी तो उसके इंटरसेप्शन मुश्किल है। और क्योंकि वो अभी वो नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने टेररिस्ट के मोबाइल की बात की, तो मुझे कुछ अधिकारियों से बात हुई नगरोटा में मेरी, तो उन्होंने बताया था कि वो क्यू मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो वेव से शॉर्ट बस्ट में मैसेजेस भेजना, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं, कि वो अनट्रेसेबल है, अभी तक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस हैं। जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, वहाँ पे क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब उसका इस्तेमाल होगा तो उसकी इंटरसेप्शन होगी। अगर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, चाहे टेरेन है, चाहे कवरेज एरिया है, जहाँ वो कर ही नहीं रहे हैं, तो मुश्किल होती है खबर आना। जब खबर नहीं आती है तो फिर उसको कॉन्टैक्ट करना मुश्किल होता है। इनिशियल कॉन्टैक्ट सबसे मुश्किल काम होता है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट हो गया, फिर वो 2 घंटे चले, 10 घंटे चले, 20 घंटे चले, फिर तो टेररिस्ट को मरना ही मरना है। तो हमारे पास आले हैं रीइंफोर्समेंट। जो आपने बात की कि अल्टरनेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, जी, चाहे वो सैटेलाइट फोन्स हैं, चाहे वो ऐप बेस्ड हैं, इंटरनेट पे ऐसी ऐसी ऐप्स हैं, एल्पाइन वगैरह या और भी कई, जो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, और उनको इंटरसेप्ट करना या उनको डीकोड करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं होता, कई बार नामुमकिन भी हो जाता है। तो इसलिए पुलवामा और पहलगाम को कंपेयर करना और ये बोलना कि पुलवामा में तो इतनी जल्दी मार लिए थे, पहलगाम में क्यों नहीं मारे, वो आई थिंक गलत होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। इसका मैंने बुक में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। जी सर, अब मैंने वही पढ़ रहा था सर। मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था, जब हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ स्केल से बात कर रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जानते हैं, अगर ना भी हों तो कश्मीर और जम्मू का जो रीजन है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसको पीर पंजाल की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो अगर आप पीर पंजाल के उत्तरी साइड में हैं, नॉर्थ में हैं, तो आप कश्मीर वाले इलाके में हैं, और अगर आप उसके साउथ में हैं तो पुंछ, राजौरी और जम्मू वाले इलाके में हैं। सर, इसमें एक बड़ी कमाल का एक कमाल का आपने वो बताया है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अलग अलग तंजीमें बना रहे हैं। yes. ठीक है, टीआरएफ हो गया, पीएफएफ हो गया। अब इन तंजीमों ने अपने अपने इलाके बांट के रखे हैं। एनपीपीआर में कोई ऑपरेट कर रहा है, एक ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, या वहां पे आतंकियों की ऑबिचुरी एक ग्रुप छाप रहा है, एसपीपीआर में एक अलग ग्रुप छाप रहा है, और नीचे उधमपुर वाले रीजन में, कठुआ सांबा वाले रीजन में एक अलग ग्रुप एक्टिव है। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया
1988 या लेट 80s में जब वो इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन की बात हो रही थी, तो उस टाइम पे क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकलना पड़ा या निकाल दिया गया, तो मेजॉरिटी सिंगल रिलीजन रीजन हो गया। और उस वक्त रेडिकलाइज करके रिलीजन के नाम पे और लड़के को भटकाना या उसको बोला गन उठाओ या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई करो, इट वाज इजी टू डू इट ऑन रिलीजन बेसिस। तो उस टाइम पे जो तंजीमें थी उनके नाम थे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जी। वो रिलीजन बेस्ड नाम थे। हिजबुल तो उसने ही बनाया था, ये जो बडगाम से गया था सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन, तो उन्होंने उस टाइम की वो शायद टेररिस्ट की रिक्वायरमेंट थी कि रिलीजन के नाम पे बच्चों को भटकाना है, रिलीजन के नाम पे जिहाद शुरू करनी है। ठीक। तो तब ये नाम थे टेररिस्ट तंजीम के। लेकिन अब क्योंकि दुनिया भर में जो टेररिज्म हो रहा है और जो टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वो रिलीजन बेस के बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, सैंक्शंस लग रही हैं। उनको डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फंड्स को, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है। तो जब मैं कोर कमांडर था 2019-20 में, तो उस टाइम पे इस प्रेशर के नीचे आके पाकिस्तान ने इन तंजीमों का नाम रिलीजन बेसिस से हटा के ऐसा नाम दिया जो कि वेस्ट को अच्छा लगता है कि रेजिस्टेंस है, इज फाइटिंग फॉर हिज राइट, जैसे कोई सोशल कॉज हो, सोशल कॉज है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, द पीपल अगेंस्ट फैसिस्ट फ्रंट। तो ऐसे लग रहा था ये अंदरूनी इंडिजिनस एक उठी है मुहिम कि इनके ऊपर बहुत तशद्दुद हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है, तो ये उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो जो रिलीजन बेस्ड टेररिस्ट तंजीम से हटा करके द रेजिस्टेंस फ्रंट, मेरे होते हुए जब मैं कोर कमांडर था 2019 में, तब रेजिस्टेंस फ्रंट पहली बार नाम आया। तो मैंने TRF तब से चल रहा है, TRF 2019 से चल रहा है, तो बुक में लिखा। मैंने कहा, तब मैंने पूछा कि क्यों, ये क्या नाम है, ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं। फिर जब ज़्यादा इंटेलिजेंस हासिल की तो पता लगा कि लश्कर तैयबा ने अभी अपना नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट रख लिया है, जैश मोहम्मद ने पीपल्स अगेंस्ट फैसिस्ट फ्रंट वो नाम रख दिया। तो ये नाम इसलिए दिए गए कि ऐसा लगे वेस्ट वालों को या ये तो सही है। और उसके बाद में जब पहलगाम हुआ तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने उसकी जिम्मेवारी ली, और जब जिम्मेवारी ली और जब पूरी दुनिया से उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी कि ये तो बहुत बड़ा टेररिस्ट हमला है, ये तो गलत है ये, तो आप मानोगे इस बात को, किताब में मैंने इसका जिक्र किया जी। रेजिस्टेंस फ्रंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बयान देती है, पहले तो जिम्मेवारी ले ली, फिर बयान देती है क्योंकि पाकिस्तान ने बोला होगा भी ये तो गड़बड़ होगी, फिर बयान देती है कि हमने एक इंटरनल ऑडिट किया है, और उस इंटरनल ऑडिट में ये पता लगा है कि ये पहलगाम जो है हमने नहीं किया है। तो इतनी, मतलब अभी हम भी हंस रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इस तरह से ये तंजीमें एक्सेप्ट करती हैं कि हमने किया, फिर जब ज़्यादा प्रेशर आता है फिर कह देते हैं हमने नहीं किया। तो ये नाम बदली होते रहते हैं। और जो आपने बात की पीर पंजाल के नॉर्थ में और पीर पंजाल के साउथ में, टेरेन डिफरेंट है, डेमोग्राफी डिफरेंट है। लाइक कश्मीर, जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है, कश्मीर वैली है, अभी मोर और लेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, कुछ एक सिख पॉपुलेशन है, वेरी फ्यू हिंदूज, देन बुद्धिस्ट एंड देन क्रिश्चियंस, पारसीज बहुत कम है जी। और जबकि साउथ ऑफ पीर पंजाल, वहाँ मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, सिख्स भी हैं, एंड विद इन द मुस्लिम्स गुज्जर्स भी हैं, बकरवाल्स भी हैं, पहाड़ीज भी हैं, एंड अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो बिकॉज ऑफ दीज एफिलिएशंस ज़्यादा है, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, गांव के बाहर छोटी मोटी ढानियाँ ज़्यादा हैं, द जंगल्स आर नॉट एट दैट हाइट, तो मूवमेंट इज ईजी। और जो मैंने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पे वैसे जंगल हैं। तो दोनों इलाके अलग हैं, वहाँ की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ पे टेररिस्ट का काम करने का तरीका अलग है, मिलिट्री की जो टेक्निक है, जो SOPs हैं, वो अलग है। तो इसलिए मैंने किताब में उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि रीडर को ये बात समझ आए कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और आपने सर बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने रही हैं तंजीमें ये सारी, और अब ये इनका कोई ऑफिस नहीं है, बस ये सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं जहाँ से फ्लैग करते रहते हैं ये मटेरियल्स को और लोगों को बरगलाने के तरीकों को। देखिए, जब आतंकवाद शुरू हुआ कश्मीर में 1988 में, तो उस टाइम पे
क्योंकि धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइज करना था। तो सबसे अच्छा तरीका था कि फ्राइडे को जो मॉस्क में प्रेयर्स होती है, जुम्मे की नमाज जो होती है, जहाँ मौलवी साहब या जो रेडिकलाइज्ड मौलवी साहब हैं, जहाँ कुछ लोग जो धर्म, तो वो एवरीथिंग यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड, इंटरनेट था नहीं, फ़ोन्स किसी के पास था नहीं, तो एवरीथिंग यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन कि मस्जिद के थ्रू या मस्जिद के बाहर पैम्फलेट लगा दिया, जहाँ नोटिस लगा दिया, या मौलवी साहब ने अपना जो भाषण देते हैं उसमें ऐसी बात कह दी कि बच्चों को बरगलाया जा सके। और वो काम जो था वो मुश्किल था, ग्राउंड पे होता था, खबर आ जाती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस जाके वो मौलवी साहब से पूछते थे कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उसमें तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप ऐप्स आ गई, इंस्टाग्राम आ गया, बाकी सब कुछ, तो ये काम ईजी हो गया। अभी आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, गाज़ा की कोई से भी फ़ोटो उठाइए, उसको थोड़ी सी मॉर्फिंग कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ लिख दीजिए और बोलिए कि कश्मीर में ये हो रहा है। तो वो जो काम हर शुक्रवार को होता था, जहाँ उसके लिए लोगों को बुलाया जाता था, हर कश्मीरी वो काम करने को तैयार नहीं है, हर मुसलमान वो काम करने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ एक को कुछ बहाना दे के, कुछ इंसेंटिव दे के अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पाकिस्तान बैठ के सोशल मीडिया के थ्रू वो रेडिकलाइजेशन का आप भेज सकते हो। और सोशल मीडिया इस्तेमाल कौन करता है? यंग बॉयज़, यंग गर्ल्स, इम्प्रेशनेबल एज है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो जो उनको दिख रहा है उसको सच समझ रहे हैं, और जो दिख रहा है वो डॉक्टर है, वो मोफ्ट है, और वो सच समझ ही नहीं रहे, वो आगे 10 ग्रुप में और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। सो सोशल मीडिया वाज यूज्ड इन अ बिग वे फॉर रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ। और सर ये आईएसआई इन लोग की मदद कैसे करता है? देखिए आईएसआई के हम सुनते बहुत हैं, सॉरी, लेकिन सुनते बहुत हैं आईएसआई के बारे में, लेकिन हम वो मोडस ऑपरेंडी पे आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं देखिए, लोग का, करता कैसे है मदद इनकी? देखिए मैं आपको एक मोडस ऑपरेंडी बताता हूँ। हाँ। एक तो जैसे होता है कि मान लो कि कोई ऑफिस है, ऑफिस में 50 20 30 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक टास्क दिया जाता है, वो उस पे टास्क पे काम करते हैं, बॉस को प्रेजेंटेशन होती है, बॉस अप्रूव कर देता है या कहता नहीं इसको इम्प्रूव कीजिए, फिर 4 दिन के, एक तो ये तरीका है जो नॉर्मल। दूसरा जो आईएसआई ने किया, उन्होंने क्या किया है, जो बच्चे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हु आर गुड इन हैंडलिंग द कंप्यूटर्स और मोबाइल्स और इंटरनेट और सोशल मीडिया, उनको उन्होंने एक लैपटॉप दिया है, और साथ में उन्होंने उनको पर मंथ कुछ पैसे देते हैं। अच्छा। वो बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है या अपने काम कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, साथ साथ वो इंटरनेट पे कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। तो अगर ऐसे 500 बच्चे हैं, तो हर रोज शाम को 500 बच्चे एक एक कंटेंट, चाहे वो कार्टून है, चाहे वो कैरिकेचर है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, वो मान लो कि आईएसआई के किसी दफ्तर में भेजते हैं। उस 500 में से, उसमें से फिल्टरिंग होती है, तो कोई सोचता है ये 50 ये अच्छा कंटेंट है, बिलीवेबल लग रहा है, वो 50 फिर वो आगे अपने सीनियर को पुटअप करते हैं, और सीनियर उसमें से कहता है ठीक है, ये 50 में से 15 छोड़ दो, बाकी 35 बहुत अच्छे हैं, इसमें से ये 15 आप सोशल मीडिया पे डालो, ये आप प्रिंट मीडिया में डालो, ये आप टीवी वालों को दे दीजिए, वो टीवी में दिखाएंगे। ओके। तो हर रोज़ इस तरह से कंटेंट क्रिएट होता है, कंटेंट का फिल्टर होता है, और कंटेंट डिसेमिनेशन होती है। मैंने बुक में लिखा है, इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, ये नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है। तो इस तरह से वो बच्चा जो अपना काम भी करे जा रहा है, 500 रुपए के लिए दिहाड़ी में वो ये काम भी कर रहा है, एंड आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल को कोई बोले कि ये बच्चा जी ये देखिए ये ऐसे काम कर रहा था, तो बोले हम तो इसको जानते भी नहीं, डिनाइबिलिटी पूरी है, क्योंकि वो आपकी पेरोल पे नहीं है, उसको हर महीने कैश में पेमेंट हो रही है, कोई ट्रेस नहीं बनेगा, कोई ट्रेस नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई आपके वो पेरोल पे नहीं है, कोई आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया है। सो दिस इज हाउ दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ डिनाइबिलिटी। सर पहलगाम अटैक जब हुआ उसके बाद हम लोगों ने भारत की ओर से जो पहले शुरुआती स्टेप्स थे वो हमने देखे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा डाउनग्रेड करना, जो हमारे अटारी गेट्स वगैरह थे उनको क्लोज करना, जो सिंधु नदी जल समझौता था उसको होल्ड पे रखना। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो किसी को नहीं पता था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की एक मीटिंग्स भी लगातार एक मीटिंग्स चल रही थी, जिनका टेम्परामेंट उनका बहुत हाई था उन मीटिंग्स का। उनमें पीएम थे, उनमें एनएसए थे, उनमें सीडीएस थे और तमाम सर्विस चीफ्स थे।
क्या हो रहा था उन मीटिंग्स में सर, प्लीज बताइए इस बारे में। देखिए, जब पहलगाम हुआ और पहलगाम के बाद में 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई की रात तक 15 दिन, इन 15 दिन में बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि हम जल्दी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, हाँ, कितना टाइम क्यों लग रहा है, या कब बदला लोगे, कब बदला लोगे। सो वो एक नैरेटिव चल रहा था। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब उरी हुआ तो सिर्फ आर्मी ने सिंगल सर्विस ऑप्शन में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, लोकल एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा आगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थोड़ा लिटिल डेप्थ तक जा करके वो स्ट्राइक्स किए। जब पुलवामा हुआ तो अगेन एयरफोर्स ने सिंगल सर्विस मोड में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से फ्लाई किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया और खैबर पख्तूनख्वा KPK में जाकर के बालाकोट पे स्ट्राइक किया। तो वो बालाकोट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है। दोनों बार सिंगल सर्विस, सिर्फ डेप्थ वाज वेरी। इस बार जब पहलगाम हुआ तो इट वाज अ नेशंस अप्रोच, इट वाज अ नेशंस वॉर, इट वाज अ होल ऑफ नेशन अप्रोच। उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो थे ही थे, उसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इकोनॉमिक एफर्ट्स, पॉलिटिकल विल, ये तमाम चीज़ थी। जैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में आपने बोला इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, और उसके बाद में जैसे वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की, अटारी बॉडी का जो सेरेमनी थी उसको काट दिया, और जो हमारी दूतावास हैं, जो हाई कमीशन थे, उनकी स्ट्रेंथ को डाउन कर दिया। ये सारे एफर्ट्स हुए। उसके बाद में डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पूरे दुनिया का एक माहौल बनाया गया कि हमारे खिलाफ ये सब कार्रवाई हुई, हमारा हक बनता है कि हम रिटेलिएट करें। इसलिए किसी देश ने ये नहीं बोला कि आपने गलत किया, ये जो पाकिस्तान पे 6 मई को या 6-7 मई को हमला किया। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहा था, इकोनॉमिक एफर्ट चल रहा था, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो रही थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया गया, उनको बुलाया गया, उनको बताया गया कि अभी हम ये कार्रवाई करने वाले हैं। देश के पूरी सिटीजनरी, पूरी पॉलिटिक्स वाज यूनाइटेड। और इतने के अंदर जो मिलिट्री लेवल के ऊपर टारगेट की सिलेक्शन की जा रही थी, टारगेट की इंटेलिजेंस गैदर की जा रही थी, टारगेट की लेटेस्ट प्रोफाइल के बारे में पता किया जा रहा था, और कौन सा वेपन सिस्टम किस टारगेट के लिए बिल्कुल सही है वो किया जा रहा था। तो ये 15 दिन में एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। मैंने करीब 1.5 चैप्टर इस पर डिवोट किया है किताब का, कि क्या क्या कार्रवाई हो रही थी। और फिर जब 6-7 मई की रात को हमला किया गया 9 टेरर टारगेट्स के ऊपर, किसी को उसकी कानो कान भनक तक नहीं थी, और उसका कारण था कि वो हमला एकदम सटीक और एकदम सक्सेसफुल हुआ। वो 9 टारगेट चुनने की कहानी क्या है सर? आपने बताया है काफ़ी अभी ब्रीफली बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और डिटेल बताएं। 9 टारगेट कैसे चुने गए, मुरिद के या कोसली सारे? देखिए, ऐसे होता है जब भी कोई भी प्रोफेशनल मिलिट्री, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, किसी भी समय जंग के लिए तैयार रहते हैं। और जंग के लिए तैयार रहते हैं, उसमें से एक चीज़ ये होती है कि आपने अपनी इक्विपमेंट को मेंटेनेंस अच्छी रखनी है, सर्विसेबल कंडीशन में रखने हैं। आपके जवान ऑफिसर जो हैं फिट रहने चाहिए, हर वक्त मोराल हाई होना चाहिए। आपका जो जंग लड़ने की इलाका है उसमें आप अपना जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले ही गोले में आपके पूरे बंकर उड़ गए। और इसके अलावा जो आपके अटैक प्लान्स हैं, दुश्मन के कौन कौन से टारगेट हैं जो लाइकली ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कॉन्टीजेंसी में, उन टारगेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, कि टारगेट की प्रोफाइल क्या है, टारगेट की रीइंफोर्समेंट क्या है, टारगेट में ट्रुप्स कितने हैं, और उसके लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है अटैक करने के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पीस टाइम में बनाई जाती हैं। हर टारगेट का एक फोल्डर बनता है, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम फॉर्मेशंस के पास में ये इन्फॉर्मेशन रहती है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, हो सकता है कि कल उसके पास LMG थी, आज उस टारगेट में MMG लेकर आ गए, कल लाइट मशीन गन थी, आज मीडियम मशीन गन लेकर आए। कोई भी वेपन सिस्टम का चेंज हो सकता है। कल एक प्लेटून थी, अभी उसमें एक कंपनी आ गई है, तो टारगेट की प्रोफाइल चेंज होगी। कल तक वो कच्चे बंकर थे या ब्रिक बंकर थे, अभी उन्होंने RCC के बंकर बना दिए। तो ये अपडेशन ऑफ इंटेलिजेंस भी साथ साथ चलती है। तो हर वक्त पूरी आर्मी की फॉर्मेशन, उनके सामने जितने भी टारगेट हैं, उनकी प्रोफाइलिंग, उनकी इंटेलिजेंस अपडेशन तैयार रखते हैं। और जब हुक्म मिलता है उस टाइम पे, लाइक अगर आप चुनो तो हो सकता है कि 500 के करीब टारगेट की लिस्ट हो। अभी उसमें से प्रून डाउन करके कि कौन कौन से हमने, अल्टीमेटली आते आते फिर 9 टारगेट पे बात आ गई। और इस सिचुएशन के हिसाब से ये 9 टारगेट हमारे में हो सकता है दूसरी सिचुएशन में कोई और 15 या 20 या 2 या यही 9 दोबारा।
तो वो डिपेंड करता है उस टाइम की प्लानिंग के हिसाब से कि अभी हमने क्या जंग लड़नी, क्या स्ट्रेटजी है हमारी। तो वो जो नो टारगेट है, अभी उसको जब सिलेक्शन कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, उसकी जो लेटेस्ट अपडेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, जो एक पल पहले तक की इंटेलिजेंस है, वो गैदर की जाती है, ताकि अगर हम कोई ऐसा अटैक प्लान बनाएं और वहाँ जाकर सरप्राइज हो जाए कि टारगेट तो वो नहीं है जो हम सोच रहे थे, ये अपडेशन तो 20 दिन पहले या 2 महीने पहले थी, तो लेटेस्ट अपडेशन की जाती है। फिर जब लेटेस्ट अपडेट आ जाती है, फिर वो टारगेट के लिए सबसे अच्छा वेपन सिस्टम क्या है। जैसे अगर बहावलपुर की बात ली जाए तो एक डोम है, एक ग्राउंड है, फ्लोर है, और एक नीचे बेसमेंट है जी। अगर हम ऐसा सिस्टम वेपन उसके ऊपर फायर कर दें जो डोम के ऊपर ही फट जाए, तो जो लोग पीछे बेसमेंट में बैठे हैं उनके ऊपर तो असर नहीं हो सकता, और इंटेलिजेंस कह रही है कि वो सारी बेसमेंट में, हमको बंकर बस्टर चाहिए वहां पे, तो उसके लिए एग्जैक्ट लेट लॉन्ग और ऐसा प्रोजेक्टाइल या ऐसी मिसाइल या ऐसा बॉम्ब या ऐसा वेपन जो डोम को शेड करे, जमीन को शेड करे और बेसमेंट में जाके बस्ट करे, इसको कहते हैं टारगेट वेपन मैचिंग। ये किया गया ताकि जो भी वेपन आप इस्तेमाल करो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट और इफेक्ट टारगेट पे होना चाहिए। तभी आपने देखा जो जो टारगेट हमने हिट किए किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो भावलपुर है, चाहे वो मरीद के है, चाहे वो ऊपर के बाकी टारगेट है। तो ये 9 टारगेट जो थे, 2 एयरफोर्स के थे, 7 आर्मी के थे जी। और जो आर्मी के टारगेट थे वो ऊपर वाले 7 थे, और मरीद के एंड बहावलपुर जो है वो एयरफोर्स के थे। सॉरी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये इंटेलिजेंस अपडेशन हो। और अभी जो लोग बोल रहे थे कि जल्दी बदला क्यों नहीं लेते, इस बुक के जरिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी कार्रवाई उस 15 दिन में हुई। टारगेट की अपडेशन हुई, टारगेट की लिस्ट बनी, टारगेट की सिलेक्शन हुई, फाइनल टारगेट लिस्ट तैयार की गई, उसके लिए इंटेलिजेंस को हासिल किया गया, लगाया, फिर वेपन मैच किए गए, फिर कौन सा वेपन कहाँ से फायर होगा, कौन फायर करेगा, कौन सी सर्विस फायर करेगी, ये सब एक तरफ चल रहा था। इंडस वाटर ट्रीटी, एम्बेसीज को डाउनग्रेड करना वो दूसरी तरफ चल रहा था। पॉलिटिकल विल बनानी वो तीसरी तरफ चल रहा था। डिप्लोमेटिक एफर्ट से पूरा वर्ल्ड ओपिनियन अपने हक में लेके आना वो चौथी तरफ चल रहा था। सो एवरीवन वाज वर्किंग साइमल्टेनियसली टू मेक श्योर ऑपरेशन सिंदूर इज अ सक्सेस। दैट्स व्हाई इट इज अ होल ऑफ नेशंस अप्रोच, इट इज अ नेशंस वॉर। ये कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स की लड़ाई नहीं थी, ये नेशन की लड़ाई थी। नेशंस गो टू वॉर, मिलिट्रीज ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर्स। देश जंग लड़ते हैं, सेनाएं सिर्फ सीमाओं पे लड़ती हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा करके अपना योगदान दे रहा है। जो बैंकर है वो बैंकिंग में, इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है। जो डिप्लोमेट है वो इंटरनेशनल अरीना में अपना योगदान दे रहा है। जो टीचर है वो बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जस्ट वॉर है, ये एक हक की लड़ाई है, ये सही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो हर कोई अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर तब बनती है। तो इट इज नेशंस वॉर, मिलिट्रीज ओनली फाइट ऑन द बॉर्डर एज सब पार्ट ऑफ द नेशंस वॉर। सर, जब हम बात करते हैं टारगेट सिलेक्शन की और इन तमाम चीज़ों की, तो एक सबसे अहम पहलू होता है ह्यूमन एंड का, मतलब जो इंटेलिजेंस हमें मनुष्यों से मिलती है। अब इसमें जैसे हम जो 9 टारगेट जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं या पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर है, उसमें हमें फाइनल वेरिफिकेशन तो ह्यूमन एंड से ही मिलता होगा जो वहाँ पे ग्राउंड में है। और 9 टारगेट अगर हमें वेरीफाई हुए तो जाहिर सी बात है कि हमारा ह्यूमन एंड नेटवर्क उस इलाके में तो अच्छा है। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी भी है सर ये कि लास्ट वेरिफिकेशन, जैसे टारगेट को 6 और 7 मई की रात 22 मिनट में सारे टारगेट तबाह किए गए और बिना कोलैटरल डैमेज के, लेकिन आखिरी वेरिफिकेशन कब किया गया होगा, क्या जानकारी है अपने पास? देखिए, एक मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी है कन्फर्मेटरी रेकी। कन्फर्मेटरी रेकी, जब आप जंग के लिए भी जाते हैं ना, या लड़ाई के लिए भी जाते हैं, तो हमला करने से पहले अगर आपका सरप्राइज कायम है तो आप 2-3-4 लोगों की टुकड़ी भेजते हैं, 2-3, कि चेक करो, कंफर्मेशन करो कि जो हम प्लानिंग से आए हैं, जो हमने इंटेलिजेंस थी, जो हमने टारगेट के बारे में सोचा था, क्या टारगेट वैसा ही है या टारगेट की प्रोफाइल बदल चुकी है। प्रोफाइल मीन्स टारगेट में बंदे कितने हैं, टारगेट में हथियार कौन कौन से हैं, टारगेट का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो कल तक ऐसा था, आज बदल तो नहीं गया। कि कल तक तो हम सोच रहे थे, जैसे मैंने बोला कि लाइट मशीन गन ही है, आज मीडियम मशीन गन तो नहीं आ गई, कहीं वो टैंक तो नहीं लेकर बैठे हुए। तो
कन्फर्मेटरी रैकी इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग। कैसे की जाती है वो? अभी वो कन्फर्मेटरी रैकी ग्राउंड के ऊपर आदमी भेज के, अपने सोल्जर भेज के भी की जाती है। ग्राउंड के ऊपर जो अपने एसेट्स हैं आपके दुश्मन के देश में, उनके थ्रू भी की जाती है। सर्वेलेंस मींस चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, चाहे वो सैटेलाइट है, चाहे वो अपने एयर बेस्ड हैं या एयर फोर्स बेस्ड हैं, चाहे वो हमारे ड्रोन हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वो तरीके भी बदलते हैं, लेकिन काम जो है वो सेम रहता है। काम ये रहता है कि कहीं हम जब टारगेट पे पहुंचे तो हम सरप्राइज ना हो जाएं। इसलिए आखिरी क्षण तक कि टारगेट दिखने में कैसा है, टारगेट के वेपन सिस्टम्स क्या हैं, टारगेट पे प्रोटेक्शन कितनी है, सोल्जर्स कितने हैं, वो जो कंफर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो होती है। और आज की तारीख में जैसे मैंने बोला, सैटेलाइट से लेके, ड्रोन से लेके, एयरक्राफ्ट से लेके, बिना सीमा पार किए आप इस तरफ से खड़े खड़े एयरक्राफ्ट से, अपना साइडवे लुकिंग रडार से आप टारगेट को देख सकते हो, ड्रोन भेज कर देख सकते हो, या लोकल कोई एसेट है उससे भी पता कर सकते हो। तो अलग अलग टारगेट को अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन की जाती है। तो सर जब हमने अटैक किया तो हमें ये अंदाज तो होगा ना कि अब उधर से रिटेलिएशन होगा, क्योंकि तभी हमने अटैक के पहले ही हमने सैनिकों को बोल दिया गया था, फॉरवर्ड पोजीशंस पे रेडी रहने को बोल दिया गया था। क्या हमारा एंटिसिपेशन क्या था कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? देखिए, हमारा जो देश की पाकिस्तान के साथ सीमा है, हाँ वो सियाचिन से लेकर के सर क्रीक तक, जी, अगर हम नेवी को शामिल कर लें तो नीचे तक है। वो अलग अलग हिस्सों में बंटी है, अलग अलग उसकी देखने में, जहाँ रहने में अलग अलग है। डेजर्ट्स भी हैं, प्लेन्स का इलाका भी है, पंजाब का सेमी माउंटेनस टेरेन जम्मू रीजन का भी है, माउंटेनस है, हाई एल्टीट्यूड है, सुपर हाई एल्टीट्यूड सियाचिन का है। तो हर जगह पे जो रिएक्शन है वो अलग अलग आती है। और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान के उस एरिया में उस टाइम पे क्या क्या रिसोर्सेज या क्या क्या एसेट्स हैं, वो सब मालूम रहता है इंटेलिजेंस तौर पे। तो हर सेक्टर में क्या अपर लिमिट ऑफ कैपेबिलिटी रिटेलिएशन की क्या है, उसको कैटर किया जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे 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 कि मान लो किसी भी एक सेक्टर के सामने, मान लो कश्मीर के सामने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है कि एक ब्रिगेड या 2 ब्रिगेड या 3 ब्रिगेड या 1 डिवीजन या 2 डिवीजन की फोर्स लेवल लेके आ सकता है। जो अपर लेवल ऑफ उसकी कैपेबिलिटी है, उसको कैसे हम झेलेंगे या कैसे रोकेंगे या कैसे उसको नष्ट करेंगे, उसको लेकर के हम अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करते हैं, हम अपनी ऑप्शन तैयार करते हैं, हम अपनी फोर्सेस को तैयार करते हैं, हम अपनी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली किसी और सेक्टर में हो सकता है कि ब्रिगेड की कैपेबिलिटी हो, डिवीजन की हो, या 2 डिवीजन की हो, या स्ट्राइक कोर की हो, टैंक्स भी आ सकते हैं या टैंक नहीं आ सकते हैं। तो वो जो कैपेबिलिटी दुश्मन की होती है उसको पीस टाइम में एनालाइज किया जाता है, वॉर गेमिंग होती है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी की जाती है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की जाती है कि अगर यहाँ से आएगा तो क्या होगा, यहाँ से नहीं आया, यहाँ से आएगा तो क्या होगा। रिजर्व रखे जाते हैं, रीडिप्लॉयमेंट प्लान होता है। ये सारी आर्मीज करती हैं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। मैं जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं फोर्सेज का जिक्र, लेकिन ये होता है। तो उस तरह से पाकिस्तान पे इस हमले के बाद में वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसकी तैयारी की जाती है। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री के एरिया में शायद ये सोचा गया होगा कि सिर्फ ड्रोन और मिसाइल्स की होगी, लेकिन फौज भी डिप्लॉयड थी और ड्रोन और मिसाइल के खिलाफ एयर डिफेंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन अपने टारगेट पे नहीं पहुंच सका। पूरे स्वार्म को कंट्रोल किया गया। और जो पहाड़ी इलाके में वहाँ पे आरटी की शेलिंग थी, ये भी मालूम था कि शायद गांव में शेलिंग करेंगे, जो उन्होंने की। और सिविलियन के बंकर्स को पहले तैयार किया गया, सिविलियन के बंकर बनाए गए। मैंने किताब में लिखा है, सिविलियन को ट्रेनिंग दी गई कि अगर मान लो सायरन बजता है तो आपको कहाँ जाना है, कैजुअलिटी होती है तो कहाँ पे हॉस्पिटल खुलेगा, राशन, ड्राई राशन आप 5-7 दिन का लेकर अगर बंकर के अंदर रहना है तो आपको ड्राई राशन कहाँ से मिलेगा। सिविलियंस को भी पूरी प्लानिंग और ट्रेनिंग दी गई। टीचर्स तक को बताया गया कि अगर बच्चे स्कूल में हैं और लड़ाई होती है तो बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब सिविल डिफेंस का हिस्सा है। और जो मिलिट्री ने अपना डिफेंस करना था उसकी तैयारी तो थी। और टीवी के ऊपर, जब मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो लड़ाई हुई, जहाँ पे ड्रोन्स और जो स्वार्म्स और मिसाइल्स, वो सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हुआ, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल की लड़ाई वो मीडिया पे ज़्यादा कवर नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ एरिया ऐसा है, बहुत 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 ज़्यादा आगे जा कर के इलाकों में लड़ाई होती है, लाइन ऑफ साइट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप एक पोस्ट पे चले गए और दूसरी जगह लड़ाई हो रही तो वापस आके वो जाना कहीं कहीं 1 दिन भी लग सकता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बैटल जो है, मैंने पूरे एक चैप्टर में बुक में बताई है कि वहाँ पर क्या हुआ। और जो
पाकिस्तान की कैजुअलिटी जो उन्होंने 14 अगस्त अपनी स्वतंत्रता दिवस पे 138 जवान और ऑफिसर्स जिनको उन्होंने शहीद बोला, जी, कोट कोट शहीद, और जो लड़ाई में मारे गए जिनको उन्होंने बहादुरी के तमगे दिए, 138 जो बहादुरी के तमगे उन्होंने दिए 14 अगस्त को, वो समा टीवी ने लिस्ट जाहिर की, पाकिस्तान का समा टीवी जी, उसका मैंने जिक्र किया कि 138 को बहादुरी के तमगे दे रहे हो कि ये लड़ाई में शहीद हो गए, तो इसका मतलब जिनको तमगे नहीं मिल रहे तो वो अगर नफरी गया तो इसका मतलब तो कैजुअलिटी आपकी 400-500 के करीब होगी। और ये चीज़ जो है मीडिया में नहीं आई है। तो ये विद समा टीवी का रेफरेंस दे करके ये किताब में मैंने बताया कि पाकिस्तान ने इतने तो तमगे उनको दिए, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बैटल हुई, जो फायर असॉल्ट्स हुए, जिस तरह से हमने अपने सिविलियंस को बचाया, जो पाकिस्तान ने हमारे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्चिस पे अटैक किया, जो माइनॉरिटी एरियाज हैं, मदरसों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, मदरसों तक का नहीं छोड़ा उन्होंने, तो वो जो चीज़ें थी वो सारी किताब में जिक्र की है। और जो फायर असॉल्ट से ये कैजुअलिटी हुई, इलिपा वैली का नाम बहुत आता है जी, मैंने उस एरिया में सर्व किया, मुझे उसका मालूम है। तो वो जो कैजुअलिटीज़ हैं जिनको बहादुरी के तमगे दे रहे हैं, वो फिजिकल डेथ्स हुई हैं सोल्जर्स की और ऑफिसर्स की जी, और वो नुकसान एक जीत का जब आप मापदंड लेते हो तो कितनी आपके सोल्जर्स ऑफिसर्स की डेथ हुई है, वो एक मापदंड है। पाकिस्तान उसकी बात कभी नहीं करेगा। वो अपना जो जवान या अफसर उसका उनकी लैंग्वेज में शहीद हो गया, अभी उसके बच्चे को ये कहने का हक नहीं दे रहे हैं कि मेरा बाप जंग में शहीद हुआ, क्योंकि वो अपनी कैजुअलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। कारगिल में यही हुआ, कैजुअलिटीज़ को, डेड बॉडीज़ को इंडियन सॉइल के ऊपर छोड़कर चले गए, जिनका हमने बरियल किया अच्छे से रिलीजियस हिसाब तरीके से। और हमने कई बार बोला उनको की तस्वीर, बोला हमने, ये बोला कि आप अपने आईडी कार्ड्स ले लीजिए, हमने हमको बोला कि आप अपने ये डेड बॉडीज हैं ले जाइए। जब मैं कश्मीर में कोर कमांडर था तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 5 टेररिस्ट जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, वो मरे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हैं। हमने डीजीएमओ के थ्रू उनको बोला 2019 में कि आप ये अपनी डेड बॉडी इनको उठा के वापस ले लीजिए, हम फायर नहीं करेंगे। कम से कम डेड आदमी को तो घर में अच्छे से सम्मान से जगह मिले, अपने लास्ट राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। उन्होंने नहीं लिए, बिकॉज दे डिडंट वांट टू क्लेम कि ये हमारे टेररिस्ट हैं। जैसे कारगिल में उन्होंने बोला कि ये हमारे सो फौजी नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। तो जो देश अपने सोल्जर्स को, उनका जो सेक्रीफाइस है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उससे बड़ी तो सोल्जर के लिए क्या बात होगी। सर, मैं जिस रात ऑप सिंदूर हुआ था तो मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, तो उसका रिप्लाई था, ही इज़ इन आर्मी, इज़ इन श्रीनगर। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, आरटी शेलिंग फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। तो मतलब ये होगा, अब मुझे समझ में आया कि अब ये तो होगा। और फिर आपकी किताब में जो चैप्टर 6 है वहाँ पर आप आर्टिलरी ड्यूल की बात कर रहे हैं अलोंग द पीर पंजाब। मैं उसमें वहाँ पे था और लगातार वो आरटी फायरिंग का उन पाकिस्तान ने एक टाइम चुन के रखा था, मैंने टाइमिंग्स दी हैं जी। वो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि वो कैसे अंधेरा होने के बाद वो पहले सॉर्म ऑफ ड्रोन्स आते थे और फिर वो आरटी का टाइमिंग उन्होंने चुन के रखा था, और फिर इधर से आरटी जब ड्यूल हो रहा था तो हिंदुस्तान की फौज ने एक आरटी के जवाब में उनके कम से कम 15-20 फायर किए हैं। मतलब मुझे याद है कि मैं और मेरे साथी बैठ के मतलब हम लोग गिनते थे, एक उधर से आया तो इधर से कितने फायर किए गए। सर प्लीज। देखिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बैटल है, जैसे मैंने बोला बुक में पूरा चैप्टर है और ये मीडिया के ऊपर ज़्यादा कवर नहीं हुई, वहाँ बहुत घमासान हुआ, जैसे आप तो ग्राउंड के ऊपर थे जी। और जो आप बात कर रहे हो कि उनका एक राउंड आता था, हम 15 फायर करते थे, उसका कारण है, एक टर्म है वॉर फाइटिंग स्टेमिना। अच्छा, कि जंग लड़ने का आपका मादा या आपकी ताकत कुव्वत, या कि कितनी देर तक आप जंग लड़ सकते हो, नेशन का होता है। नेशन का जो वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मिलिट्री माइट क्या है, उसकी इकोनॉमिक माइट क्या है, कितने उसके वॉर वेस्टेज रिजर्व्स कितने एम्यूनिशन में और वेपन्स में, वो कितनी देर तक जंग लड़ सकता है। और वो अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें, मिलिट्री का कंपैरिजन करो, इकोनॉमी का कंपैरिजन करो, उनके जो एम्यूनिशन वेपन सिस्टम का रिजर्व्स होल्डिंग है उसका कंपैरिजन करो, तो इंडिया का वॉर फाइटिंग स्टैमिना पाकिस्तान के वॉर फाइटिंग स्टैमिना से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए वो अगर एक राउंड फायर करते हैं तो हमारे में इतना स्टैमिना है कि हम 15 राउंड फायर कर सकें।
लेकिन अगर वो 15 राउंड फायर करते हैं तो उनका तो 3 दिन में एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो वॉर फाइटिंग स्टेमिना है 3-4 दिन के बाद में वो इंडिया के फेवर में आना शुरू हो जाता है। हाँ, टाइमिंग वाली बात बताइए सर। हाँ जी। और जो टाइमिंग के बाद जो एलसी को पढ़े किताब में पूरा डिटेल कि सुबह के टाइम क्या हुआ, शाम के टाइम क्या हुआ, रात के टाइम क्या हुआ, तो एक पैटर्न था जो इंडियन आर्मी ने विजुअलाइज किया हुआ था कि पाकिस्तान इसी पैटर्न से लड़ाई लड़ेगा। जहाँ हो सकता है कि 4-5 विजुअलाइज होंगे। हाँ, एक होता है कि एनिमी का वे ऑफ फाइटिंग क्या है, एनिमी का डिज़ाइन ऑफ बैटल क्या है, पैटर्न ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा, तो वो पहले असेसमेंट की जाती है। तो उसमें 4-5 मान लो कि बोल दिया कि शायद ये, शायद ये, शायद ये, शायद ये, और हो सकता है कि दुश्मन उसमें से एक के ऊपर कार्रवाई करे एक तरीके से या कॉम्बिनेशन से, और वो जो प्रोफेशनल आर्मी होती है उसको विजुअलाइज कर लेती है, प्रेडिक्ट कर सकती है, और इंडियन आर्मी ने वो किया। कुछ जिस भी वो कितने टाइम पे आर्टी फायर करेंगे, कब उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, जब हम फायर करते हैं तो हम सोचते हैं कि 5 मिनट में रिएक्शन आएगा, 5 मिनट में नहीं आया, कुछ कारण रहे होंगे, रिएक्शन 1 घंटे के बाद आता है, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार थे। तो ये जो लड़ाई एलसी की है बहुत बड़ा घमासान था और बहुत बड़ी लड़ाई, पाकिस्तान को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। जितनी भी फिजिकल कैजुअलिटी हुई है जवानों की या ऑफिसर्स की, मैक्सिमम लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर में हुई है, जहाँ पे आरटी डुअल जैसा बोलते हो, आरटी का द्वंद्व युद्ध वहाँ चल रहा था और वो हो रहा था। और हमारी आर्टिलरी, मैं खुद कोर कमांडर रह चुका हूँ, हमारी आर्टिलरी की जो कैपेबिलिटीज हैं, चाहे वो रेंज है, चाहे वो टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव विच कैन बी डिलीवर्ड ऑन द टारगेट, और प्रेसिजन, और आरटी की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि आपने टारगेट एक्विजिशन बोलते हैं, कि आपने टारगेट जो एक्वायर किया है उस टारगेट की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रिसाइज है, लेट लॉन्ग। और आरटी को जहाँ पे आप लेट लॉन्ग दोगे वहाँ के एरिया में वो आके गिरेगी। तो आपका इन्फॉर्मेशन इतना सही होना चाहिए कि अगर 2-4 मीटर देने बाई भी गिर जाए तो भी टारगेट के ऊपर ही गिरे। और इस बार आरटी फायर में भी सर हम लोगों ने अलग तरीके आरटी राउंड्स इस्तेमाल किए। जी हाँ, हमने अलग अलग किस्म के किए। मैं कभी भी इक्विपमेंट की डिटेल्स नहीं। आरटी राउंड्स के बारे में बता दीजिए। आरटी राउंड्स अलग अलग किस्म के होते हैं। इस बार जो हमने इस्तेमाल किया प्रिसीजन गाइडेड, देखिए मैं नाम लिए बिना, एक होता है डम, जैसे आपने पत्थर उठाया फेंक दिया। अच्छा, डम है वो, अगर आपने रेंज सही लगाई है गन के ऊपर, आपने एलिवेशन सही दी है, तो वो अगर 13.3 किलोमीटर पे जाके गिरना है तो वो वहाँ जाके गिरेगा। और 150 मीटर हवा के कारण इधर गिर सकता है, उधर गिर सकता है, जहाँ आगे पीछे, वो है डम राउंड। आपने फायर कर दिया, फिर आप सोचो कि चलो अच्छा है अगर सही जगह लग जाए। दूसरा होता है कि जो प्रिसीजन राउंड है उसमें होमिंग डिवाइस होती है। आपने राउंड फायर किया, उसके नोज में एक होमिंग डिवाइस है, जैसे अपना जीपीएस रहता है गाड़ी में, और वो जो आपने लेट लॉन्ग दिया वो वहाँ जाके गिरता है। तीसरी किस्म के राउंड अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग हैं, जो टारगेट पे पहुँचते हैं और 100 मीटर ऊपर या 75 मीटर ऊपर या 50 मीटर ऊपर जाके एयर बस्ट फटते हैं, और उसमें से 10, 20, 30, 50 छोटे शर्रे या छोटे बॉम्ब निकलते हैं जो छतरी की शेप में वो टारगेट के ऊपर गिरते हैं। तो किस हाइट पे एयर बस्ट हुआ, कितने उसमें वो बॉम्बलेट्स थे, उसके हिसाब से वो टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अलग अलग टाइप के एम्यूनिशन है और अलग अलग टाइप के रेंजेस एम्यूनिशन की। अभी पाकिस्तान की इन्वेंट्री में क्या है वो हमें सब मालूम है और हमारी इन्वेंट्री में क्या है वो भी हमें मालूम है। तो जो सही टारगेट के ऊपर सही एम्यूनिशन जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए वो इस्तेमाल किया जाता है। सर आपने चैप्टर 6 में बताया है कि कौटिल्य को कोट किया है आपने, When peace becomes impossible through all means, only then should the path of war be adopted. But when you wage war, do it in a way that the enemy can never rise again. Yes. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब भारत पर किसी किस्म का हमला कुछ दिनों तक नहीं करेगा? ये मैं सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो किया है वहाँ पे उनके जो स्पॉट्स है, हाइड आउट्स हैं, जो हमको उसको तबाह किया है, हम उसको पूरे गर्व के साथ कहते हैं। लेकिन उसी समय चिंताएं हैं कुछ सर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर क्रीक की बात करते हैं, ओपनली कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो साफ साफ सर क्रीक की तरफ उनका इशारा आता है उनके स्टेटमेंट्स का। ACM AP सिंह, उनका इशारा सर क्रीक की तरफ आता है। अभी हमारे लिए चिंता के विषय क्या हो सकते हैं? क्योंकि सर क्रीक पे मैं भी इधर भी कुछ लिख पा रहा था तो मुझे काफ़ी वल्नरेबल पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर क्रीक जैसे मार्शी लैंड में पाकिस्तान का बिल्डअप है। कैसे आप देखते हैं सर इसको? देखिए,
चिंता के विषय नहीं है, कंसर्न्स हैं। भारत जैसा देश, जितनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जितनी हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, चिंता नहीं है हमें। हाँ, कुछ एक कंसर्न्स हैं, कुछ एक इरिटेंट्स हैं, और वो इरिटेंट्स जो हैं वो रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी बुरी तरह से डाउन है। डॉलर के खिलाफ उनके रुपए की कीमत ले लीजिए, पेट्रोल, डीजल, चीनी, चाय पत्ती, बिजली के बिल, जो नॉर्मल सिटीजन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो इतनी महंगी हैं कि उनका सिटीजन अभी सवाल पूछ रहा है। और जब वो सवाल पूछ रहा है तो डिप्लोमेसी का बुरा हाल है, मिलिट्री करप्शन है, एंड पॉलिटिक्स जो है, डेमोक्रेसी है, वो तो जितना कम बोले उतना ही ठीक रहेगा। तो वो जो अपने अंदरूनी हालातों की प्रॉब्लम्स को, ताकि उनका सिटीज़न उनसे सवाल नहीं पूछे, या सिटीजन को उस लेवल तक फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाए कि वो देश से बगावत कर सके, तो उसका ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के पास जो सबसे आसान तरीका है वो है कश्मीर और इंडिया। तो जब भी कोई अंदरूनी हालात इतने ख़राब होते हैं तो इंडिया में कुछ ना कुछ वो ऐसी आतंकी कार्रवाई करेगा जिससे वो पूरा देश यूनाइटेड हो जाएगा और अपने अंदरूनी हालात से उनका ध्यान हट जाएगा। वही पुलवामा के टाइम पे हुआ, वही पहलगाम के टाइम पे हुआ, और क्योंकि हालात पाकिस्तान के अभी सुधर तो रहे नहीं हैं और बदतर ही हो रहे हैं, तो ये आशंका कि वो दोबारा से कुछ कर सकता है बिल्कुल सही है। और हमारे रक्षा मंत्री जी और सेनाध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है, और उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसी कुछ दुस्साहस दोबारा करोगे तो कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर निकलेगा। और उन्होंने, सेनाध्यक्ष ने बोला है कि अगर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई करोगे तो हम वो जो संयम हमने ऑपरेशन 1.0 में बदला था वो 2.0 में नहीं रहेगा, वो 2.0 में नहीं रहेगा, और जो हमारा वो संयम था, जो रेस्ट्रेंट था, वो नहीं रहेगा, और भूगोल बदली हो सकता है, यानी कि ज्योग्राफी कैन चेंज। सो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत समझदार, बहुत ऊंचे अधिकारियों से हैं, और उनके पास कारण हैं ऐसे स्टेटमेंट देने के। और ये ऑल्सो स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी है कि हमने बहुत पहले ये चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने दोबारा से कोई गलती की तो उसका जवाब हम इस लेवल पे देंगे। जो पहले हमने संयम बदला ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है, एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि जब हमारा एम कंप्लीट हो गया कि हमने टेरर हब्स को हिट करना था वो कर दिया, और उसके बाद में हम लड़ाई को और आगे बढ़ाएं। यानी कि अगर लड़ाई और आगे बढ़ती है, दोनों न्यूक्लियर देश हैं, इतिहास में पहली बार 2 न्यूक्लियर देश लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो वो जो हमारा संयम था वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी जिम्मेदारी थी जो हमने निभाई और दुनिया ने देखी। लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा होता है तो फिर शायद हम वो संयम नहीं रख सकेंगे, और ये उन्होंने बता दिया है और दुनिया को भी बता दिया है। तो जो रक्षा मंत्री जी की या सेनाध्यक्ष या वायुसेना अध्यक्ष वो इस संदर्भ में बात कर रहे थे। और सर एक आलोचनात्मक बिंदु है जिसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए मुझे लगता है। हम बार बार अपने देश की और हिंद की सेना की सफलताओं पे बार बार हम घमंड करते हैं, हमें करना भी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, लेकिन हम बार बार एक जो तंत्र का एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको बार बार मार्क करते हैं। मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने लिखा है अपने चैप्टर 7 में कि भारत ने बहुत इफेक्टिवली ग्लोबल नैरेटिव को मैनेज किया और डिजिटल डिप्लोमेसी को एम्प्लॉय किया, जिससे भारत की एक सोवराइन नेशन के तौर पे छवि जो है वो मजबूत हुई कि वो अपने देशवासियों की रक्षा भी करेगा और इंटरनेशनल नॉर्म्स को भी मेंटेन करके रखेगा। भारत की पूर्व विदेश सचिव हैं निरुपमा मेनन, तो उन्होंने जिस दिन ऑपरेशन महादेव हो रहा था 22 मई को, उसी दिन उन्होंने एक लेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। तो उन्होंने लिखा कि देयर वर नो ऑन पॉइंट ब्रीफिंग्स और डिसिप्लिन्ड पब्लिक डिप्लोमेसी, नो ऑफिशियल काउंटर्स टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड नो कोऑर्डिनेटेड पुश टू शेप द ग्लोबल नैरेटिव। मतलब भारत ने कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं दिखाया जो ग्लोबल नैरेटिव बन रहा था उसको लेकर, ऐसा भारत की पूर्व विदेश सचिव का कहना है। और ये भी कहा कि इट स्ट्रगल्ड वेयर इट इंक्रीजिंगली मैटर्स मोस्ट, नैरेटिव कंट्रोल। In the aftermath, Pakistan managed to position itself diplomatically, securing an IMF bailout, जिस समय सबसे अधिक फंसे हुए हैं उस समय IMF से पैसा उठा रहे हैं, and recast the conflict as one of the two equals requiring mediation.
कहाँ सर फंसा गाड़ी, क्योंकि ये इस पूरे में एक नारंगी बालों वाले आदमी को भी मौका मिला कि वो ये बोल सके कि भाई हमने तो मीडिएशन करवाया है दोनों के बीच में, सीज़फायर हमने करवाया है। देखिए, मैं ऑन प्रिंसिपल मैं लोगों के बयानों के ऊपर, खास करके पॉलिटिकल बयानों के ऊपर या नॉन पॉलिटिकल बयानों के ऊपर, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूँ जी। तो नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन लाइक दिस। जो बात आप कर रहे हो नैरेटिव बिल्डिंग की, या जो बात कर रहे हो कि हमने क्या सच्चाई से सब कुछ बताया, जहाँ हमने ग्लोबल डिप्लोमेसी जो है हमने अपने हक में ली, वो सब कुछ हुआ, किताब में उसका जिक्र है। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि क्या वो जिस लेवल का होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ। और जो ना आफ्टर एक्शन रिपोर्ट जो होती है, इंडियन आर्मी उसको बहुत सीरियस लेती है, कोई भी एक्शन हो, और जहाँ जहाँ त्रुटियाँ रह गई हों, जहाँ जहाँ पे शॉर्टफॉल्स रह गए हों, वो अगली बार के लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको वाइड्स को फिल किया जाता है। देखिए, बदलता देश है, बदलती दुनिया है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, डेमोक्रेसीज आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, मिलिट्रीज इवॉल्व हो रही हैं, वॉर फाइटिंग इवॉल्व हो रही है। तो किसने सोचा था कि 2 न्यूक्लियर देश लड़ाई लड़ेंगे और एक भी सैनिक, एक भी टैंक, एक भी गन बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। 4 दिन की जंग होती है और एक भी, मतलब जिसको हम कहे पत्ता भी इधर से उधर नहीं गया, सिर्फ मिसाइलें गई, सिर्फ ड्रोन्स गए। तो ये एक नया फेस है वॉरफेयर का, तो चेंजिंग फेस ऑफ वॉरफेयर कपल्ड विद सोशल मीडिया एंड बैटल ऑफ नैरेटिव। इसीलिए आपने देखा होगा किताब में मैंने पूरा एक चैप्टर दिया है, अग्री, स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन और बैटल ऑफ नैरेटिव्स के ऊपर। अगर कुछ कहीं त्रुटि रह भी गई तो उसको हमको इम्प्रूव करना है। जो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम सब लोग अपनी सबसे बड़ा होता है नैरेटिव को या फॉल्स नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है वो आपकी होनी चाहिए, कि जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से सच बोल रहे हो, और वो आपने सामने रखना है। सच के, झूठ के पैर नहीं होते, सच देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। लेकिन एट नेशनल लेवल मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल फोर्सेस अपना अपना सच बोल रहे हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो नैरेटिव को कंट्रोल करे, जो नैरेटिव को मैनेज करे, नैरेटिव को डायरेक्शनलाइज करे, उसको एक दिशा दे। और उसके लिए एक इंटीग्रेटेड मीन संयुक्त, सभी किस्म की एजेंसियों का संयुक्त एक इंफॉर्मेशन सेंटर, आप उसको किसी और नाम से भी बुला सकते हो, एक पीएमओ के नीचे, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के नीचे एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर का बनना बहुत ज़रूरी है, वक्त की डिमांड है। वो जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वो सभी मिनिस्ट्री से, सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, अपना एक नैरेटिव सच के तौर पे बनाएगा और सबको डिसमिनेट करेगा, और वो चलेगा। अगर मैंने कुछ देखा सोशल मीडिया पे और मुझे लगता है कि सच है या नहीं है, इससे पहले कि मैं उसको सच मान लूँ, मैं इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर की वेबसाइट पे जाऊंगा, उनके हैंडल पे जाऊंगा और चेक करूंगा। तो मेरे पास एक जगह है जहां से मैं सच्चाई पता कर सकता हूं। आज की तारीख में वो एक मिसिंग लिंक है, और इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर में सिर्फ एक्सपर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि फील्ड बहुत एक्सपर्ट का है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई अभी सिविल सर्वेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, उसको उठा करके इंफॉर्मेशन सेंटर में जाइए। कोई ब्रिगेडियर या मेजर जनरल या एयर मार्शल, अभी उसका टेन्योर ख़त्म हो गया, अभी उसको उठा के इंटरनेशनल नहीं। उसमें 80 साल के बुजुर्ग वेटरन्स, जहाँ सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, जिनका एप्टीट्यूड है इस चीज़ के बारे में कि कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, कैसे नैरेटिव डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसमें 18 साल का वो कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, जो इंटरनेट का एक्सपर्ट है। उसमें वो 35-40 साल के, 50 साल के, 20 साल के ओल्ड गवर्नमेंट के कर्मचारी भी हो सकते हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन उनका एप्टीट्यूड है, दे हैव टू बी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। और उसमें हायरार्की नहीं होना चाहिए, उसमें लेटरली काम करें और एक जगह पे आके सबमिशन हो, वो फिर आगे डिसेमिनेशन हो। और ये ज़रूरत है, क्योंकि आगे की लड़ाई में आप जीतो या जो भी हो, नैरेटिव की लड़ाई में जीतना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ जी, हमने उनके 9 टेरर टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए, वीडियो एविडेंस दिया, सैटेलाइट इमेजरी दी, उनके खुद के लोगों ने वीडियो बनाए, उनके खुद के लोगों ने फ़ोटो खींची, टिकटॉक पे डाला, इंस्टा पे डाला, ट्विटर पे डाला। हमने 11 एयर बेसिस पे हमला किया, वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने बनाए और हमला उसकी डाला सोशल मीडिया पे।
पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि रात को 2:30 बजे मुझे सिपह सलार आर्मी चीफ ने फ़ोन किया कि इंडिया की मिसाइलें नूर खां बेस पे हिट की है। पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल बोल रहा है कि भलारी एयरफील्ड में इंडिया की ब्राह्मोस आई हैं और एक के बाद एक आई हैं और वहाँ पे हमारे जो एवेक्स खड़े हुए थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। ना ये जो एंड एयर चीफ मार्शल की जो ब्रीफिंग है, हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब, जो एनुअल ब्रीफिंग अभी 2 दिन पहले उन्होंने 2 दिन पहले 9 अगस्त को ब्रीफिंग की, जिसका मैंने किताब में जिक्र किया है जी। 3 अक्टूबर को उन्होंने दोबारा से ब्रीफिंग की और सैटेलाइट 3 अक्टूबर को उन्होंने इमेजेस नहीं दिखाई, 9 अगस्त को इमेजेस दिखाई थी जो किताब में भी हैं और इंटरनेट के ऊपर भी हैं कि हमले से पहले ये प्रोफाइल थी, हमले के बाद में ये फ़ोटो है। तालाब दोनों बिल्कुल सामने हैं आपके, आप देख लीजिए, उसमें शेड हैं छतों में। हाँ। और जो मान लो चाहे भावलपुर है चाहे मुरीद के हैं, जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो एविडेंस अवेलेबल है फोटोग्राफिक। और ये सब के बावजूद ऊपर से 138 आदमियों को वो बहादुरी का तमगा दे रहे हैं मरने के बाद। अब इधर देखिए इंडिया की तरफ, पाकिस्तान बोल रहा है हमने इतने जहाज गिरा दिया, हमने इतना ये कर दिया। एक जहाज गिराने की, एक एयरबेस पे स्ट्राइक की या S-400 पे स्ट्राइक की एक फ़ोटोग्राफ नहीं है, एक वीडियो नहीं है, एक सैटेलाइट इमेजरी नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान का सिटीजन जब भावलपुर में हमला होता है, जहाँ नूर खां में हमला होता है, तो वो वीडियो बनाता है, वहाँ पे आग के शोले और बिल्कुल आग जो है जल रही है, वो वीडियो बनाता है, और वही आग हमारे आदमपुर में या हमारे श्रीनगर में या पठानकोट में या जलंधर में या भुज में वो आग लगी होती, तो हमारे इंडियंस नहीं वीडियो बनाते। हमारे इंडियंस भी सबसे पहले वीडियो बना के इंटरनेट पे डालते। लेकिन एक भी वीडियो, एक भी फ़ोटो, एक भी सैटेलाइट इमेजरी नहीं है उनके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। अभी सोल्जर्स आपके मर रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, जहाज आपके गिर रहे हैं दशकों की संख्या में, एयर बेसिस आपके हिट हो रहे हैं मिसाइलों के साथ, ग्राउंड पे खड़े खड़े जहाज आपके फट रहे हैं, टेरर बेसिस आपके हिट हो रहे हैं, सबका सबूत है। लेकिन यहाँ कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन फिर आप बोलो कि नहीं मैं जीत गया। ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इसको इफेक्टिवली और सेंट्रलाइज्ड रूप से काउंटर करना चाहिए। दूसरी बात, ये नैरेटिव बिल्डिंग क्यों हो रही है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि हम जीत गए। नो, जंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रही थी, नैरेटिव बिल्डिंग कहीं और हो रही थी। वैसे जो वेपन सिस्टम्स होते हैं, उनके जो ट्रायल्स होते हैं पीस टाइम में होते हैं, आइडियल कंडीशन में होते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा वेपन है या अच्छा वेपन नहीं है, या अच्छा सिस्टम है या अच्छा सिस्टम। पहली बार इतिहास में 2 न्यूक्लियर पावर्स जंग में जाते हैं, और इंडिया के इंडियन वेपन्स हैं, इंडियन सिस्टम्स लाइक आकाश तीर, मैंने किताब में उसके ऊपर अच्छा लेख लिखा है। इंडियन जॉइंट वेंचर्स जैसे ब्रह्मोस हैं, रशियन वेपन्स जैसे S-400 है, फ्रेंच वेपन जैसे रफेल हैं। एक तरफ ये लाइनअप है, दूसरी तरफ चाइना के जहाज, चाइना के ड्रोन्स, चाइना के मिसाइल्स, चाइना के रडार्स, टर्की के ड्रोन्स, और US के या बाकी वेस्टर्न जो पहले से उनकी इन्वेंट्री में F-16 वगैरह हैं, वो दूसरी तरफ है। अभी जैसे महाभारत में दोनों तरफ है, ये एरे है वेपन सिस्टम का। 4 दिन लड़ाई होती है, और 4 दिन के बाद में एक देश घुटनों के बल आके कहता है कि मुझे सीज़फायर चाहिए। और इंडिया इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे देशवासी बोलते हैं कि हमने और क्यों नहीं मारा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम क्यों रुक गए, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी थी एज अ न्यूक्लियर स्टेट, हमने जो एम था हमने वो अचीव कर लिया। उसके आगे हम लड़ाई को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। हम उनकी रिक्वेस्ट फॉर सीज़फायर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वी आर अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री। अभी ये सब कुछ हो गया। अभी देखिए आप, अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि इंडियन वेपन सिस्टम्स और रशियन और फ्रेंच वेपन सिस्टम्स ने ये जंग जीत ली, लड़ाई के मैदान में वो हावी रहे चाइनीज़, टर्किश और F-16 पे, तो जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने जो हथियार खरीदने हैं और जिन्होंने आगे हथियार खरीदने हैं, जब आर्म्स जो लॉबी है, वो तमाम ऑर्डर्स जो हैं इंडियन, रशियन और फ्रेंच के पास आ जाएंगे। और वो आर्म्स लॉबी नहीं चाहती कि क्लियर कट विनर का नैरेटिव डिक्लेयर हो जाए और हमारे सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो जाए। मैंने किताब में एग्जांपल दी है, जो चाइनीज़ वेपन्स बनाती है कंपनी चेगडो, वो 10 मई को हम हमला करते हैं, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, चाइनीज़ रडार्स, एयर डिफेंस रडार्स या चाइनीज़ मिसाइल्स हैं, चाइनीज़ जो कुछ नहीं कर पाए हमारे, हम 11 की 11 एयरबेस को हिट करते हैं। 10 मई को ही हमला होता है। 2 दिन बाद में जब चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी ये हथियार बनाती है, उनके स्टॉक एक दिन में
8.63% शायद ये फिगर है, 8.some% एक दिन में वो स्टॉक्स गिरते हैं। ओवरऑल 20% वो स्टॉक्स गिरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चाइना के लोग हैं वो खुद ये समझ रहे हैं कि ये कंपनी तो डूब रही है, इसके हथियार तो फेल हो गए, और जबकि जो ऑर्डर्स जो हैं वो हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नहीं पाकिस्तान जीत गया, या पाकिस्तान हमारे हथियार बेहतर निकले हैं, ये हमारे हथियार बेहतर निकले। सो बैटल ऑफ नैरेटिव इज बीइंग फॉट समवेयर एल्स। अभी उसको, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए, उस जो नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वी नीड टू हैव अ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सेंटर। सर ठीक है, मैं कम्युनिकेशन पे ही लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने बीते सालों में इम्प्रूव किया भी है, लेकिन विद इन द आर्मी, विद इन द आर्म फोर्सेज ऑल्सो, क्या हमें कम्युनिकेशन को किसी और तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किसी और तरीके से क्राइसिस रेडी बना सकते हैं, अपने पूरे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा फ्रेंडली और ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं? देखिए, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है। ओके, आप मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, क्योंकि आपके दर्शक उसको अच्छे से समझ सकेंगे। जो आज का मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट है, 3 दिन बाद में वो लेटेस्ट नहीं रहता है। अग्री। जो टेक्नोलॉजी आज की लेटेस्ट है, 6 महीने बाद में वो लेटेस्ट नहीं रहती। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं, और जैसे वेपन सिस्टम्स इम्प्रूव होते हैं, उनकी मार की शक्ति बढ़ती है, तो वे ऑफ वॉर फाइटिंग इम्प्रूव होती है। सो इन अ सर्कल दे आर ऑल इवॉल्विंग। एंड जैसे अभी देखिए, लड़ाई एक जगह हो रही है, नैरेटिव बिल्डिंग दूसरी जगह हो रही है, तो ये भी एक पैरेलल अभी काम चलेगा। गए वो दिन कि नहीं सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम आपसे बात नहीं कर सकते। कोई रिपोर्टर आपको कॉल करता है कि सर आप बताएंगे आज क्या हुआ? नहीं सिक्योरिटी के कारण मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। भाई अगर आप नहीं बताओगे, उसने तो शाम को 8 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी ही चलानी है। वो आएगा टीवी के ऊपर, बोलेगा कि मैंने आर्मी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, जब मैंने फ़ोन किया कोई अवेलेबल नहीं था। वो ज़्यादा नुकसानदेह है। रिपोर्टर्स आर ऑलवेज बीइंग सेंटेड आउट, ही ज़्यादा। तो उसके लिए उनको आपको बताना चाहिए कि हाँ भी आदमी जो चीज़ आप सीक्रेसी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और अभी क्या है कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो अगर एब्सेंट रहती है तो ये आभास आता है कि शायद कुछ छुपा रहे हैं, शायद कुछ पता नहीं है। इसलिए जो चीज़, जैसे अभी ऑपरेशन विजय जब हुआ था कारगिल, हर रोज़ शाम को जनरल बिक्रम सिंह जो आर्मी चीफ बने वहाँ, उस टाइम पे वो कर्नल थे, हर रोज़ शाम को वो पूरी मीडिया की ब्रीफिंग करते थे कि आज फलानी चोटी पे फलानी बटालियन ने हमला किया, ये कैप्चर कर लिया, इतनी हमारी कैजुअल्टी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, नैरेटिव नहीं चलता था। आज अगर आप ये बोलो कि हाँ जी मेरे 2 कैजुअल्टी होगी, कल को वो नैरेटिव चल पड़ेगा, अरे इंडिया एक्सेप्ट द कैजुअल्टी, इंडिया एक्सेप्ट द फीट। अब जैसे पाकिस्तान की मैंने किताब में जिक्र किया है, 138 जो कैजुअल्टी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको अवार्ड दे रहे हैं, और जब हमने पकड़ लिया तो उसको समा टीवी वालों ने उसको निकाल दिया, अभी उनके टीवी पे नहीं है वो खबर। तो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और हमें ट्रांसपेरेंट होना है, और हमें झूठ का मुकाबला सच से करना है। अभी कई लोग ये पूछते हैं कि एयर चीफ साहब इतने 2 महीने के बाद क्यों आके बता रहे हैं, 3 महीने के बाद कि भी हमने ये किया है। हम एक रिस्पॉन्सिबल देश हैं। पहले दिन अगर हम आके बोल देंगे हमने ये किया और वो सच ना हो, क्या उसका सबूत ना हो, या कल को कोई दूसरा आदमी उसके बारे में उसको काउंटर कर दे, तो क्या साख रह जाएगी हमारी। इसलिए हम वेट करते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग की, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट की, जो डिफरेंट वे से आती है, चाहे वो सैटेलाइट से आ रही है, चाहे और किसी तरीके से, या फ्रेंडली फॉरेन कंट्री से आ रही है। जब कंफर्म हो जाता है मोर देन वन सोर्स, फिर हम आके बोलते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमने किया। और मज़े की बात यह है कि जो एयर चीफ साहब ने बोला, या आर्मी चीफ ने बोला, या रक्षा मंत्री जी ने बोला, किसी भी ने भी, पाकिस्तान इंक्लूडेड, किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है कि ये गलत है, क्योंकि सबूत है। स्क्रीन के ऊपर आप फोटो दिखा रहे हो, तो खंडन कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान बोलता है 50, 60, 70, सबूत कहाँ है, फोटो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, सैटेलाइट इमेजरी कहाँ है? नहीं, और अगर 60, 50 जैसी चीजें हैं, तो सीडीएस ने कहा भी है कि एसेट लॉस एक बहुत बड़ी होता ही है, वो इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, लेकिन हमारा आउटकम क्या था, हम क्या करके आए, तो वो जरूरी था। बहुत जरूरी है। आप जंग में जा रहे हो, 5 स्टार में खाना खाने तो नहीं जा रहे। 5 स्टार में खाना खाने भी जाते हो तो भी रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब जंग में जा रहे हो तो नुकसान होंगे, लॉसेस होंगे, लेकिन जो मायने रखती है बात कि आखिरी दिन जीत किसकी हुई, आउटकम क्या था। आउटकम क्या था।
नाउ जीत के बारे में, जब हम नो टारगेट सेलेक्ट करते हैं और उसको प्रिसाइसली हिट करते हैं और वो हमारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, वो जीत है जी। 4 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में जब हम उनके 11 एयर बेसिस को हिट करते हैं, जहाज को 300 किलोमीटर की रेंज के ऊपर अंदर हिट करते हैं और वो हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते और हम एक्यूरेटली हिट करते हैं, वो जीत है। हमारे सारे पायलट सेफली वापस सारे आते पायलट हैं। हमारे सेफ हैं, वो 5, 6, 7 जो मर्जी बोलते रहे, वो जीत है। जब 10 मई को ये जब एयर बेसिस को हिट करते हैं, फिर पाकिस्तान भागते हुए जाता है सऊदी अरेबिया या यूएसए के पास कि सीज फायर करवाइए, वो जीत है। जब 10 मई को 3:35 पे पाकिस्तान का डीजीएमओ इंडियन डीजीएमओ को कॉल करता है कि भाई छोड़ दो, सीज फायर कर लो, वो जीत है। और हम जब उस पोजीशन में हैं कि हम उनको और मार सकते हैं, हम उनको और डैमेज कर सकते हैं, लेकिन चुप रहना सीख। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, हम ये कहते हैं कि ठीक है, तू अगर मांग रहा है सीज फायर तो हम तेरी बात पे सीज फायर करने को तैयार है, वो जीत है। When you give a decision from the position of strength, वो विक्ट्री है। जब आपके 138 लोगों को आप मरणोपरांत अवार्ड दे रहे हो, तो वो 138 जो जिस कंट्री ने मारे हैं, वो जीत है। तो जीत के मापदंड बदल गए। पहले जीत होती थी कि इतनी जमीन कैप्चर की या इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए, अभी तो किसी ने बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया, तभी मापदंड अलग है। लेकिन इसके साथ साथ जो बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, उसको भी सही उसको भी करना है, जैसे बुक में पूरा चैप्टर है, तो वो बहुत जरूरी है। तो आगे जो है नैरेटिव बिल्डिंग जो है, झूठ बोलना या फॉल्स नैरेटिव, वो जैसे जैसे और इंटरनेट या मीडिया बढ़ेगा या सोशल मीडिया बढ़ेगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके खिलाफ वी हैव टू हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर्स टू काउंटर इट एंड टू गिव योर ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू। सर, बात करके बहुत मज़ा आया। मतलब मन था कि और बात करें, समय की बाध्यता है, इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। आप ललन टॉप पे ये बातचीत दिख रहे थे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी मन की बातें लिख डालिएगा, हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।